से फिर हमारे साथ ये कॉलेज के चेंज ओवर वाला एक मामला हो रहा था, तो इसमें जो है वो अभी भी कुछ बच्चे उधर पहुंचते हैं, वो फिर इधर का उन्हें बताया जाता है। तो वो बहरहाल एक अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो गए कि क्लासेस शुरू की जा सके। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप लोग वेरी फर्स्ट टाइम सीए फाइनल में अपीयर होने के बारे में सोच रहे होंगे इंशाल्लाह। एसपीएम पेपर नॉर्मली लोग बिगनिंग के तौर पे उठाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त पेपर है इस हवाले से। यानी कि अगर थोड़ा सा माइंड बनाना हो और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करना हो तो ये एक बड़ा मज़े का पेपर है। इसलिए नहीं कि मैं इस वक्त ये पेपर पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, जब मैं ओवरऑल सीफैप की बात करता हूँ या काउंसलिंग करता हूँ तो दो पेपर जो कि लाइट वेट हैं सीए फाइनल में, उनमें से सबसे पहले एसपीएम है, दूसरा फिर टैक्स का पेपर है। ये दो हैं जो बाकियों से ज़रा थोड़े से हल्के हैं और ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। दूसरा, एट एनी गिवन टाइम जो मतलब मैं हमेशा जिन पेपर्स को फेवरेट मानता हूँ ये उनमें से एक है। मतलब अगर आप में से कोई मेरा कैफ में स्टूडेंट रहा है या कभी ना कभी उसने मेरे से ये सुना हो कि मैं अगर कभी अपनी प्रेफरेंस बताऊँ तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा क्यूएम पढ़ाना पसंद था, जो मुझे किसी ने नहीं पढ़ाने दिया। उन्होंने कहा जी ये छोटा पेपर है, ये छोटे टीचर पढ़ाते हैं, आप बड़े टीचर हैं तो जो है ना आपकी शान कम हो जाएगी। तो वो मुझे क्यूएम पढ़ाने नहीं दिया जो मेरे दिल से निकलता था। सेकंड मेरी प्रेफरेंस होती थी बीएम। फिर कैफ में एक पेपर आया बीएम बीएस 2013-14 में पैदा हुआ। जैसे हुआ मैं फ़ौरन से उसको पकड़ लिया। मैंने कहा जी ये मैंने नहीं छोड़ना। कॉलेज हमेशा बड़ी कोशिश करते थे, छीनते थे पेपर, नहीं इसको छोड़ें, ये हम किसी और टीचर से पढ़ाएंगे, आप अकाउंटिंग का पढ़ाएँ, आप कुछ लॉ का पढ़ाएँ। तो वो इतने सारे खुश्क पेपरों में जो पेपर ज़िंदा रखता है वो बिज़नेस का पेपर है। तो उधर भी और सीए फाइनल में भी दिस इज़ द पेपर जो कि बड़ा शौक़ से मैं पढ़ाता हूँ और इसकी मुझे दिन में 10 क्लासें भी करनी पड़े तो मेरी हर क्लास दूसरे से मुख्तलिफ होगी, मुझे इस चीज़ पे खुशी होती है। वरना लॉ में एक ही चीज़ बार बार रट रट के, ऑडिट में एक ही चीज़ बार बार बता के, तो ये एक मज़े का पेपर है। और इसमें मैं हमेशा मानता था कि फ़िज़िकल इंटरेक्शन जो है बड़ी ज़रूरी है। फिर जब मैंने इसकी ऑनलाइन क्लास बनाई तो वो उसके अंदर भी इतने ज़्यादा 2 वे मोड ऐड कर दिए कि टीचर पूछ रहा है, फिर उसमें एकदम से पॉपअप आता था, पॉज द वीडियो फॉर 5 मिनट्स एंड थिंक ऑफ मैक्सिमम पॉइंट। फिर बच्चा खुद ही सोचता था, मैं खुद ही से उसके जवाब दे रहा होता था। तो बड़े अरसे से मुझे इंतज़ार था कि सामने कुछ फ़िज़िकल ऑडियंस हो और उनसे हम सवाल करें। कुछ साल पहले हमने एक और कोशिश की फ़िज़िकल में वापस आने की। तो मैंने कॉर्पोरेट लॉ की ओरिएंटेशन रखी, उसमें 68 बच्चे आए, 68। एक बच्चा फ़िज़िकल था और 67 थे ऑनलाइन। यानी हमने उसको डुअल मोड में रखा था कि वो क्लास फ़िज़िकल भी होगी और लाइव रिले भी हो रही होगी। तो वो एक बच्चा जो है वो उसने मुझे बताया कि मुझे पता नहीं था कि ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, नहीं तो मैं खामखा ना आता। यानी बड़ा शर्मिंदा सा फील कर रहा था कि मैं क्यों आ गया फ़िज़िकल में। तो सीए फाइनल जो है ना वो फ़िज़िकल से आउट हो गया है, काफ़ी हद तक आउट हो गया है। इसके बाद ना बहाने ख़त्म हो गए। पहले क्या होता था, आर्टिकल से आप जॉब से निकलते थे, जी मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, और ये एक कॉमनली एक्सेप्टेड बात होती थी। लेकिन उसके बाद जब ये ऑनलाइन क्लासेस आई कोविड के बाद से, तो सबको समझ आ गया कि अब क्लास का एक बड़ा अच्छा अल्टरनेट है ऑनलाइन क्लास। और हम 2015 से कराते आ रहे हैं, तो हम मानते हैं कि वाकई ही सीए फाइनल में एक बच्चा जो कि अपने फर्म से निकला हो, फ्रस्ट्रेटेड सा क्लास में बैठा हो, उससे ज़्यादा अच्छी आउटपुट वो बच्चा दे सकता है जो वीकेंड पे अपने ही किसी क्लाइंट पे फॉर एग्जांपल किसी दूसरे शहर बैठा हुआ है और होटल में सुकून से वीडियो चला के सुन रहा है और टीचर को ऑब्जर्व कर रहा है। बट ओवर द ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा जी आप लोग अगर फ़िज़िकल दें तो जो है बड़ा अच्छा हो, आग लगा दें और फ़लाना फ़लाना फ़लाना। और हम लोग जज्बाती कभी भी नहीं होते थे कि नहीं ठीक है जो है ना हम थोड़ा थोड़ा सा फ़िज़िकल देना है। तो इस दफ़ा हम डिसाइड ये कर रहे थे कि हम सारे सब्जेक्ट्स में फ़िज़िकल आएँ और एक दफ़ा उसको भरपूर तरीके से मार्केट करें। हुआ ये कि उस वक्त जब हमने भरपूर मार्केट करना था, ये नए कॉलेज वाला चक्कर आ गया। अब वो जब ये नए कॉलेज वाला चक्कर आया तो वो वाली चीज़ बिल्कुल ही आउट हो गई जो मार्केट करने वाली थी। तो देन वी रियलाइज़ कि चूँकि ये एक फ़िज़िकल क्लास का साथ एक रिकॉर्डेड वर्जन चल रहा होता है, तो हम जो है वो अपनी क्लास को उसी तरह से लेके चलें और जितने लोग आते रहें उनके साथ। तो एसपीएम की क्लास हमने ऐसे टाइम पे रखी है जिसमें को बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत यख ठंड हो चुकी होती हो और फॉग ही फॉग हो हर तरफ। तो ये हमने 1.25 घंटे की क्लास 3 दिन रखी है। एक तरीका ये था कि हम 1.5-पौने 2 घंटे की क्लास 2 दिन रखते, बट उसमें थोड़ी सी बोरियत ज़्यादा हो जाती है, या उसमें मतलब ये है कि फिर आप एक ख़ास लेवल से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे होते। और सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स बड़े होते हैं और टाइम टेबल इस तरह से होते हैं कि 2 दिन या 3 दिन की क्लासेस चल रही होती हैं। तो हमने इसको 3 डेज़ अ वीक पे स्प्रेड किया और 1.25 घंटे टाइप की क्लास रखी है। तो ये हमारा पैटर्न है। बाकी सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मेरे बारे में तो आपको कुछ ना कुछ मोटा मोटा सा अंदाज़ा है ही
इस सब्जेक्ट में मेरे 2 मेरिट सर्टिफिकेट्स भी हैं स्टूडेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब द वन सब्जेक्ट, मतलब एक जुमला ही काफ़ी है कि जो सब्जेक्ट मैं दिल से पढ़ाता हूँ वो ये है। आई एम नोन फॉर कॉर्पोरेट लॉ, लेकिन मुझे पूछें, मुझे कभी भी कोई मौका दे दे कि आपने क्या पढ़ाना है, तो मैं कॉर्पोरेट लॉ से भाग जाऊँगा। उसमें बहुत अजियत बहुत है, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लॉज, रेगुलेशन, इतना कुछ दिमाग में याद रखना पड़ता है। ये ज़िंदगी की तरह बहता है। बड़ा प्यारा पेपर है और ये पढ़ते हुए कभी फील नहीं होता कि हम एक मुश्किल चीज़ से गुजर रहे हैं। और ख़ासतौर पे जिसने BMBS पढ़ा हुआ होता है उसको उसके साथ ये बड़ा रेजोनेट करता नज़र आ रहा होता है। पेपर का ICAP का पैटर्न जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है काफ़ी हद तक। वो आपको सिचुएशंस दे के उसके अंदर से इंटरप्रेट करवा रहा होता है, बट जिसको बड़ी अच्छी तरह से ये समझ आता है उसको मज़ा भी आ रहा होता है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो फिज़िकल हजरात आ रहे हैं कोशिश करें जैसे तैसे करके क्लास में पहुँचें। ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है। जब हमने लास्ट टाइम भी SPM का आखिरी बैच जब बंद किया था तो मेरे ख्याल में शायद 100 के करीब बच्चे होते थे जब हमने फ़िज़िकल हमारा चल रहा था, और फिर हम ऑनलाइन पे चले गए थे। तो अब फिज़िकल वापस रिस्टोर उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि सबको पता है कि ऑनलाइन से काम चल जाता है और वो चला भी लेते हैं। एटलीस्ट ये हौसला होता है कि फ़ोल्डर पड़ा हुआ है मेरे पास, लॉगिन कभी भी करूँगा, लेक्चर देख लूँगा। ये सोच के हर महीना आराम से गुजर जाता है कि जब दिल करेगा मैं लेक्चर उठा के वो कर लूँगा। तो फिज़िकल आने का एक फ़ायदा ये है कि आप रेगुलेटेड रहते हैं और एक ख़ास पैटर्न पे चीज़ों को लेके चलते रहते हैं। सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। SPM के साथ मेन इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं SPM के। SPM अगर एक इतना मज़े का पेपर है जैसे मैं बता रहा हूँ तो क्यों फ़ेल होता होगा या क्यों इसमें प्रॉब्लम्स आती होंगी। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक लाइट बंद कर देता हूँ इमेज के लिए। पता नहीं ये नहीं, कोई एक बटन तो होगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ रीज़न्स हैं। SPM क्यों लोगों को परेशान करता है और उनके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले पुअर अंडरस्टैंडिंग है। SPM फेल होने की वजह यह है कि लोगों को समझ ही नहीं आया होता है क्या। किताब उठाई होती है, रट्टा मारते हैं। एक कॉमनली एक्सेप्टेड मॉड में आपको बताऊं क्या चल रहा है। आप अपने किसी सीनियर से पूछें कि जी SPM पास करना है क्या टोटका है, वो कहेगा यार वो आब्दी साहब की किताब पकड़ो, उसको रट्टा मारो, उसके एंड पे पास पेपर दिए हुए उनको 2 दफ़ा रट्टा मार लो। मतलब आब्दी साहब खुद हैरान है, मतलब वो है आब्दी साहब शॉक्ड एंड बच्चे रॉक्ड कि वो मतलब जो किताब का बेचारा अदीब है, किताब का लिखारी है, वो परेशान है कि मेरी किताब में इतना जादू है कि वो रट्टा मारने से पेपर पास हो जाता है। तो एक कॉमनली एक्सेप्टेड मॉड ये है कि जी किताब उठा के रट्टा मार लो, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अच्छा, हो इसलिए जाता है कि बाकी लोग बिल्कुल कुछ नहीं लिख रहे होते और रट्टे वाला थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिख लेता है, तो वो अंधों में काना राजा वाली बात हो जाती है कि उसको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग इस सब्जेक्ट को रट्टा मारते हैं, इसको समझते नहीं है। अगर इसे समझें तो ये कभी वज़न क्रिएट नहीं करेगा। दूसरा, ICAP के सवाल समझ नहीं आते। अजीब सा सवाल होता है, बड़ा फैला हुआ सा सवाल होता है और समझ कैसे आए। हमने तो याद कुछ सिलेक्टेड सवाल किए हुए हैं, हमने कुछ और चीज़ याद की हुई है। तो प्रॉब्लम ये है कि अक्सर जगह ICAP का सवाल समझ नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से लोगों की SPM की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, आंसर सही ड्राफ्ट नहीं होता। यानी हमने कहा कि पहले तो सब्जेक्ट समझ नहीं आता, फिर ICAP का सवाल समझ नहीं आता, ICAP का सवाल समझ आ जाए तो हम जो लिखते हैं वो उनको समझ नहीं आता। जज़ाकल्लाह। जो हम लिखते हैं वो उन्हें समझ नहीं आता। और देन आई वुड से ओवरऑल SPM फोबिया, एक लोगों को एक डर सा है कि थ्योरी का पेपर है, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। बचपन से डरते आ रहे हैं, थ्योरी के पेपर के ऊपर कोई ग्रिप नहीं करता, कोई उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ये पेपर रह जाता है। इन सब की एक एक रीज़न है। पूर अंडरस्टैंडिंग के पीछे क्या रीज़न है। एक तो रेगुलर क्लासेस नहीं लेते SPM की, किताबें उठाते हैं, रट्टा मारते हैं। अगर लेक्चर लिए हुए भी हों तो आधे लेक्चर शॉर्ट कर जाते हैं और बाकी आधे लेक्चर प्ले करते हुए भी सोचते हैं कि टाइम ज़ाया हो जाएगा, रहने ही देता हूँ। तो क्लासेस नहीं लेते। फिर नॉन सीरियस एटीट्यूड, थ्योरी बेचारी जो है ना वो गरीब सब्जेक्ट होता है हमेशा। तो सब कहते हो यार SPM कौन पढ़ता है, आपका मजाक उड़ाएंगे, आप अपने कोलीग्स को बताएंगे मैंने SPM पढ़ना है, तो वो आपका मजाक उड़ा रहे होंगे कि SPM कौन पढ़ता है, ये क्या बात कर दी है, ऐसा थोड़ी होता है।
सिलेक्शन ऑफ टफ और लेंथी स्टडी टेक्स्ट। कई दफ़ा आप एक लेंथी स्टडी टेक्स्ट चूज़ कर लेते हैं। इस वक्त हमारे पास स्टडी टेक्स्ट एक ही है, आईकेप की किताब। पुराने ज़माने में बच्चे कुछ और सोर्स बुक भी यूज़ करते थे, कुछ और किताबें यूज़ करते थे जो कि इंटरनेशनल ऑथर्स की होती थी। P3 की किताब उठा के इस्तेमाल कर ली, ACCA में कुछ और किताबें उठा ली। तो अक्सर लोग बहुत लेंथी स्टडी टेक्स्ट चूज़ कर लेते हैं। स्टडी टेक्स्ट आपको समझाता है बड़े खूबसूरत तरीके से, एग्जाम्पल दे रहा है, साथ साथ समझाते, बट बाय द एंड ऑफ डे यू नीड समथिंग टू रिवाइज। उसके लिए प्रॉब्लम आता था कि वो चीज़ साथ में कवर नहीं होती थी। अंडरस्टैंडिंग आईकेप क्वेश्चन क्यों नहीं होती? क्योंकि टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं होती, ओवर जनरलाइज कर रहे होते हैं, और प्रिपरेशन के वक्त पास्ट एग्जाम पेपर्स तैयार नहीं किए होते। चैप्टर सारे आते हैं, ये नहीं पता होता कि आईकेप पूछेगा तो हमने जवाब किस मोड में देना होगा, किस तरीके से जवाब देना होगा। तो ये एक टिपिकल प्रॉब्लम। आंसर रॉन्गली क्यों ड्राफ्ट होता है? रिटन प्रैक्टिस की कमी है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की कमी है। हम बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास देखेंगे कि इन सारे प्रॉब्लम्स के हमने क्या सोल्यूशन निकाले। देन ओवरऑल एसपीएम का क्यों फोबिया है? थ्योरी से डर लगता है, लिखने से डर लगता है, कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं कर पाते क्योंकि रॉन्ग स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किया होता है, क्लासेस अटेंड ना करने की वजह से डर भी लग रहा होता है कि पता नहीं मुझे आता भी है या नहीं आता। पेपर का हर सवाल देख के आपको लगेगा ये उस दिन का सवाल है जब आपने छुट्टी की थी, हालांकि उस दिन का नहीं है, ये उस दिन का जो आपने अटेंड किया था, लेकिन आप डरे बैठे हैं पहले से। बुक को स्ट्रेटेजी पोर्शन से स्टार्ट कर लेना, ये बड़ी खतरनाक बात होती है। कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं कि आपको कहते हैं कि SPM है और हम आपको स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। वो स्ट्रेटेजी सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन बच्चा उस टाइम पे डायरेक्टली उतना ऊपर से नहीं आ रहा होता कि वो बैठ के स्ट्रेटेजिक लेवल पे चीज़ों को सोच रहा हो। तो कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले एक आध ऐसा एरिया जो हमें आसपास नज़र आ रहा होता है, जैसे HR का एक एरिया है कि सिलेक्शन कैसे होती है, जॉब इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, फर्म में क्या मसलो मसाइल होते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है, तो वहाँ से स्टार्ट करें तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी रहती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पुअर अंडरस्टैंडिंग, आईकेप का सवाल समझ नहीं आता, आंसर हमारा सही नहीं डेवलप होता, और ओवरऑल फोबिया, इससे हमने निकलने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। सिलेबस आउटलाइन क्या है? आईकेप ने सिलेबस को 4-5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 25 से 30% का एक बड़ा एरिया, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, मेनली चैप्टर 1 से लेकर 9 तक। स्ट्रेटेजी एंड मेजरमेंट ऑफ इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी, IT एक चैप्टर है और 10 से 15 नंबर की वेटेज है। ये एक बड़ा मज़ेदार एरिया है कि एक चैप्टर करके आपका 10 से 15 नंबर कवर हो जाता है। फिर आपकी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, सप्लाई चेन, HR और ये स्पेसिफिक एरियाज़ है। चैप्टर 11 से 15 तक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं। HR की स्ट्रेटेजीज़ क्या हैं, प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजीज़ क्या हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज़ क्या हैं, तो इन सब के ऊपर एक पोर्शन बना हुआ 25 से 30 नंबर का। देन आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये नया एरिया सिलेबस में एंटर हुआ है और अभी इसकी हमें पास पेपर्स में बहुत ज़्यादा कवरेज नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये नया एरिया ऐड हुआ है, और इसके ऊपर अब ये थोड़ा सा इन्होंने 15 से 25 नंबर का है तो थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया है। देन एथिक्स के 3 चैप्टर हैं, छोटे छोटे 5-5, 4-4 सफ़े के चैप्टर हैं, और उसमें एक पूरा जोन बन जाता है एथिक्स का कि बिजनेस और एथिक्स का आपस में क्या ताल्लुक है। आईकेप ने 10 से 15 नंबर की वेटेज कही है। 18, 19, 20 3 चैप्टर इसमें आते हैं, 2 चैप्टर इसमें आते हैं, 5 तकरीबन इसमें आते हैं, 1 ये और 9 इसमें है। ये मेनली है। एक आध यूनिट किसी ना किसी और चैप्टर का किसी ना किसी और चैप्टर में क्लासीफाई होता है। नई स्कीम आने के बाद से सिलेबस आउटलाइन चेंज हुई थी, तो उसके बाद से 2 अटेम्प्ट्स का हमारे पास कंपैरिजन मौजूद है। इससे पीछे का मेरे पास ओवरऑल कंपैरिजन है, वो मैं आपको ओवरऑल तो दिखा सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर को आईकेप अभी तक फोकस करता आ रहा है। सन 2008 से जब से आईकेप ने सॉल्यूशंस देने शुरू किए थे तब से लेके अब तक क्या करता आया है, वो एनालिसिस अलग है, बट उससे शायद हमें उतना अच्छा अंदाज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि अब सिलेबस आउटलाइन थोड़ी चेंज हो गई है। हाँ, ये ज़रूर पता लग जाएगा कि चैप्टर्स में से कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आईकेप को ज़रा ज़्यादा पसंद रहा है ओवर द ईयर्स। इधर की बात करें तो आईकेप ने कहा मैं 25 से 30 नंबर का पूछूंगा। समर 2022 में 25 नंबर का पूछा और विंटर 2022 में 30 नंबर का पूछा, यानी कि उसने 25 से 30 कहा और माशाल्लाह से उसने फॉलो किया उस बात को। इधर उसने 10 से 15 कहा था, 14 नंबर का पूछा, 15 नंबर का पूछा। 25 से 30 कहा था, 25 का पूछा, 25 का पूछा। इसका मतलब है ये 25 से 30 लोअर साइड पे और ये 25 से 30 तकरीबन हायर साइड पे। इधर वो नीचे नीचे है और उधर वो कोशिश करेगा कि ऊपर जाए। 15 से 25 कहा, 15 और 21। 10 से 15 कहा, 15, 15। तो एक चीज़ नज़र आ रही है, ये 15 के करीब है, ये 15 के करीब है, ये एक चैप्टर 15 के करीब है और ये 3 चैप्टर्स मिला के, ये 3 चैप्टर मिला के कम टाइम में हो जाते हैं, वो एक चैप्टर ज़्यादा टाइम लेता है। बट अगेन ये 4 चैप्टर आपका तकरीबन 31 नंबर का पेपर है और यहाँ से आसान पेपर आता है। ये स्ट्रेटेजी का पोर्शन है, आई कैन से कि ये 27 नंबर का पोर्शन है।
इधर सारी साइंसें हैं कि स्ट्रैटेजी यूँ करके और इस तरह से करके। ये जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज़ बड़ी मज़ेदार समझ आती है, मार्केटिंग क्या है किस तरह से। हम इस पोर्शन के कुछ चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर हम उसके बाद स्ट्रैटेजी की तरफ चले जाएंगे और फिर वापस इसकी तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा नया एरिया है, ये अभी उन्हें भी नहीं समझ आया कि इसके साथ क्या करना है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ मुख्तलिफ तजर्बे कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम आउटलाइन देखें SPM की तो कुछ इस तरह से बनी हुई है, बट अगेन अगर डेली की क्लास सही से अटेंड की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है। अगर समझ आता जाए उसके बाद आपने चीज़ों को रिटेन करना होता है। जी नॉर्मली एक जोन का सवाल एक ही बना हुआ होता है, बड़ा कम ऐसा होता है कि पार्ट ए वहाँ से आंसर हो पार्ट बी वहाँ से। तो नॉर्मली सवाल डिवाइड हुए होते हैं, तो मिक्सिंग ना होने के बराबर है। कभी कभार इस वाले एरिया और इस एरिया में कभी कभार मिक्सिंग हो जाती है। इसका सवाल हमेशा अलग से होता है, एथिक्स का सवाल हमेशा अलग से होता है। ये वाले में थोड़ी सी मिक्सिंग, यहाँ एक चैप्टर नंबर 4 आता है इस वाले एरिया में। एक आध सवाल ऐसा हो सकता है जिसका पार्ट ए और पार्ट बी वो कर रहा हो, क्योंकि ये बड़े करीब करीब के एरियाज हैं। अदरवाइज पेपर बड़ा सेगमेंटेड सा होता है कि नज़र आ जाता है कि वो वाले चैप्टर के सवाल, वो चैप्टर के सवाल, वो चैप्टर के सवाल। तो ये एक ओवरऑल मैप है। पास्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पास्ट पेपर प्रैक्टिस जो इससे पीछे चल रही थी, ये इसमें पिछली 10 अटैम्प्ट्स को थोड़ा सा वो किया है। 2016 के विंटर से लेके चलते 2021 के विंटर तक, नई स्कीम आने से पीछे तक क्या चल रहा था, बताने का मकसद ये है कि ये 6 चैप्टर्स ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे। 74 नंबर, 67 नंबर, 36, 54, 58, 44, 43, 69। अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो मुश्किल से 1-2 अटैम्प्ट्स हैं जो 50 से नीचे गई हैं। आउट ऑफ 20 6 ऐसे चैप्टर्स थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब इसमें क्या होगा, IT 10वां चैप्टर, ये अकेला पोर्शन है, ये आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चैप्टर 3 और 6 की, तो ये जितने पहले इंपॉर्टेंट थे ये अभी भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मैं इन चैप्टर्स को आज के हिसाब से देखूं तो शायद कोई 55 नंबर का पेपर यहाँ से आ जाना है इंशाल्लाह। तो ये अभी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एनालिसिस अब उतने काम का नहीं रहा, क्योंकि अब हमारे आउटलाइन चेंज हो गई है। बट ये ज़रूर पता लग गया है कि ICAP को पसंद कौन से चैप्टर रहे हैं। तो हर पोर्शन में ना, अगर मैं आपको बताऊं, ये पोर्शन है ना, ये एक ही चैप्टर है, ये सुपर इंपॉर्टेंट में आ रहा है। इसमें HR का एरिया मार्केटिंग है और प्रोडक्शन है। HR के चैप्टर्स में से एक चैप्टर और मार्केटिंग का चैप्टर, ये दो उनमें आपको नज़र आएंगे। चैप्टर 15 मार्केटिंग का और चैप्टर 13 HR के पोर्शन का। ये 2 चैप्टर उस वाले जोन में इंपॉर्टेंट हो गए। फिर जो स्ट्रेटेजी वाला जोन है उसमें चैप्टर नंबर 3, 5 और 6, इसमें 3, 5 और 6। तो 3, 5 और 6 चैप्टर यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, 10वां चैप्टर यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, 13वां 15वां यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी 2 में अभी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की लिस्ट नहीं है, लेकिन अब ये 16, 17 आ गया है, तो 16 अब सुपर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इन 2 से मिला के उन्होंने 15 से 25 नंबर पूछने हैं। 17 में एक छोटा सा फ्रेमवर्क है, वो एक बड़ी वो आपने अगर पुराना कॉस्ट पढ़ा हुआ हो तो उस टाइम पे एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता था, वो इस चैप्टर में है 17 में। तो टेक्निकली अब 16, यानी अगर मुझे कोई कहेगा कि इन 6 चैप्टर्स के अलावा कोई 7वां चैप्टर बताओ तो मैं कहूँगा 16, और ये मिलके मैं इजीली कह सकूँगा कि हम तकरीबन 60, 65, 70 नंबर के पेपर पे पहुँच गए। तो ये थोड़ी सी इसमें गेम है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे नज़र ज़्यादा पड़ती है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी वेटेज इस तरह से होती है कि वो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, चीज़ें कवर हो सकती हैं। अब इसको किस तरह से लेके चलेंगे, मैं ज़रा लाइट दोबारा से ओपन कर दूँ और थोड़ा समझ भी लूँ। ये लाइट अगर ऐसे है तो ये लाइट ये वाली होगी, तब ये 2 मेरे काम की लाइट्स हैं। क्या अभी विजिबिलिटी बेहतर है? जो हेडर नहीं है, यहाँ ये वाली चीज़ ऊपर वाली लाइट से आप कह रहे हैं विजिबिलिटी ठीक हो गया। रिकमेंडेड अप्रोच क्या है, प्रोपोज सीक्वेंस हमारा क्या होगा, हम सिलेबस को एक बड़े लॉजिकल वे में लेके चलेंगे। हम HR स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। HR में मैनेजमेंट अप्रोचेज और एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशंस में लर्निंग और ट्रेनिंग कैसे होती है और मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या हैं। बहुत मज़े का पोर्शन है ये 3 चैप्टर। आई कैन से कि इन 3 चैप्टर्स की वेटेज जो है वो तकरीबन कोई 10 से 15 नंबर की बन जाती है। लेकिन इधर से ना समझना आसान होता है SPM को,
कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, उसमें क्या मसले हैं, रिक्रूटमेंट क्या है, फ़लाना किस तरह से है। और मज़े की बात है कि मैं कम पढ़ाऊँगा और आप लोगों से ज़्यादा फीडबैक लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँगा बताएं रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल होनी चाहिए या इंटरनल होनी चाहिए, आप लोग अपने अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे होंगे, उससे एक अच्छी टू वे कम्युनिकेशन बन रही होगी, जिससे ये जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं ये जेलस होकर सोचेंगे काश मैं भी क्लास में होता तो मैं भी आग लगा देता। तो खैर घर बैठा हुआ बच्चा भी, जिस वक्त मैं सबसे ऑप्शंस पूछ रहा हूँ, आपने कोशिश करना है कि साथ साथ इसको जवाब दें ऐसे जैसे आप क्लास में बैठे हैं, ताकि आपको एक अच्छे इंटरेक्शन की फील आए। स्ट्रेटेजी का पोर्शन हम 2 से 7 तक जाते हैं और फिर एंड पे चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं। 1 बेस है स्ट्रेटेजी की, लेकिन समझ तब आती है जब आपको वो ओवरऑल गेम अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। फिर 2 स्पेशल चैप्टर मार्केटिंग के और बिजनेस ऑपरेशंस। देन चैप्टर 8 और 9 रिस्क के बारे में ना कुछ बोर से खुश से चैप्टर्स हैं, और इन दोनों चैप्टर से मिला के कोई 20-22 अटैम्प्ट्स में मुश्किल से 3-4 सवाल हैं। इनको हम थोड़ा सा एक दफ़ा तेज़ी से गो थ्रू करेंगे। फिर चैप्टर 10 पे आ जाएंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक अलग यूनिट है इसका आईटी का। देन एथिक्स के 3 चैप्टर्स करेंगे और एंड पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के 2 चैप्टर करेंगे। तो हम इंशाल्लाह ताला इस सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि रिस्क को मैयर कैसे करना है। अब वहाँ पे रिस्क असेसमेंट की अप्रोच देखी थी, यहाँ क्या होगा कि जी रिस्क एपेटाइट क्या होता है, रिस्क के लिए क्या कमेटी बनी हुई होती है, रिस्क आपको कैसे तंग करते हैं, रिस्कों को डील किस तरह से करना है। तो थोड़ी सी इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन है। वहाँ जो ऑडिट रिस्क और उसके कंपोनेंट पड़े थे उसका यहाँ इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन वहाँ जो बिजनेस रिस्क समझा था कि ओवरऑल इदारे में क्या रिस्क होता है, यहाँ हम उस रिस्क को लेके चल रहे होंगे। तो ये ऑडिट जैसा नहीं है, लेकिन सम हो करीब करीब की बातें हैं। बस इसमें आप साथ साथ चल रहे होंगे ना, तो चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से चलेंगी। डिफरेंट मोड्स क्या हैं ये समझाना बड़ा ज़रूरी है। मैं ऑनलाइन आज तक किसी और चीज़ को कहता था, लेकिन आज से ऑनवर्ड मेरे ऑनलाइन की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। मैं हमेशा मानता था कि ऑनलाइन एक ऐसी क्लास है जो लाइव चल रही हो, बट बच्चों ने, मार्केट ने हमें कह दिया कि नहीं जी आप क्या बात करते हैं। हमने पिछले 2 साल में बड़ी कोशिश की लाइव क्लास देने की, ये मानते हुए कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ है। भाई बच्चा नहीं आ सकता फर्म से, ओके वहाँ बैठ के लाइव अटेंड कर ले। हम गो टू वेबिनार पे या किसी तरीके से लेक्चर रिले कर रहे हो, बच्चा उस लेक्चर को ले, साथ साथ सवाल जवाब पूछे, बच्चे का काम भी बन गया। टीचर अपने प्रेमिसेस में बैठा बैठा सर्व कर रहा है, टीचर को कॉलेज आने की भी ज़रूरत नहीं, और वो जो बच्चे को अपनी फर्म से निकलना मुश्किल लग रहा था वो भी मामला हल हो गया। बट हुआ ये कि सबसे कम एनरोलमेंट हमारे पास लाइव में हुई, और थोड़े से बच्चे फिजिकल में आते थे, और अल्टीमेटली बच्चे चले जाते थे रिकॉर्डेड में। तो अब हम अपने ऑनलाइन को ना लाइव से ख़त्म कर दिया, क्योंकि अगर बच्चा लाइव आ सकता है तो वो फिजिकल भी आ सकता है। हमारा ख्याल था चलो दूसरे शहर का बच्चा इसमें एड्रेस हो जाए, बट बच्चे उसी लाइव क्लास को रात में रिकॉर्डेड बना के सुनते थे, जिससे उसका मकसद ही फौत हो जाता था। उसमें फिर हाँ भाई बच्चों आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, स्क्रीन सही है सर, वो मेरी तरफ नेट नहीं है सर, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो अजीब सी खिचड़ी बन जाती थी। तो फिर हमने क्या किया है कि मार्केट में एक मॉड एक्सेप्टेबल था कि क्लास चल रही है, चलती हुई क्लास की कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है, और बाद वाला बच्चा अगर कहता है कि मेरी क्लास मिस हो गई तो कहता है चलो कोई नहीं, क्लास का एनवायरनमेंट मिस ना हो, क्लास की बत्तियाँ नज़र आ रही हों, क्लास में कुछ बच्चों की आवाज़ें नज़र आ रही हों, टीचर चलता फिरता नज़र आ रहा हो, तो मुझे लगे कि मैं भी उसी एनर्जी के साथ क्लास में था। तो फिज़िकल मॉड है ये, जिसमें इस वक्त आप सामने हज़रात बैठे हुए हैं और हम लोग एक दूसरे से टू वे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रिकॉर्डेड मॉड है, इसी क्लास की कैमरा रिकॉर्डिंग उन लोगों को मिल रही है जो क्लास वाले टाइम पे नहीं आ सकते थे, और हमारी आपस में जो डिस्कशन हो रही है उसको सुन के वो भी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं भी क्लास का ऐसा हूँ और मैं भी वहाँ पे मौजूद था तकरीबन। वो उस तरह से सवाल नहीं पूछ सकते जैसे आप लोग पूछ सकते हैं, वो बाद में व्हाट्सएप पे का जाके सवाल पूछेंगे, जिसका व्हाट्सएप वाले पैटर्न पे कहीं उन्हें बाद में लेट जवाब मिल रहा होगा। जैसे आप इंस्टेंट सवाल पूछ के इंस्टेंट जवाब ले सकते हैं, वो वाला मोड उन्हें नहीं मिलेगा। तो फिज़िकल बहरहाल इन दोनों मोड में ज़्यादा प्रेफर्ड है। टाइम के मसले, फ्लेक्सिबिलिटीज़ लोगों के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेबिलिटी काफ़ी हद तक करीब करीब की चीज़ है। फिर एक तीसरा, अच्छा बड़े तेज़ है, इन्होंने तीसरा वो वाला मॉड गायब कर दिया है, फिज़िकल और ऑनलाइन रिकॉर्डेड मॉडल का कम्बो। कुछ बच्चे कहते हैं जी हम फिज़िकल तो आएंगे लेकिन हमें ना ये कैमरा भी दे दें। हम कहते हैं क्यों भाई, अगर आप फिज़िकल आएंगे तो जी वो कभी भी नीयत ख़राब हो सकती है। असल में नीयत ख़राब नहीं, बहरहाल वो कहना चाहते हैं कि कभी भी हमें किसी और शहर भेज दिया जाए, कुछ और इस तरह से। मुझे याद है कि मैंने आज तक CA फाइनल में ना 2 दफ़ा फ़ीस जमा कराने की कोशिश की। जिस दिन फ़ीस जमा कराता था अगले दिन मुझे दूसरे शहर भेज देते थे 1.5 महीने के लिए, और मुझे इतना दुख होता था कि एक दिन पहले भेजा होता, मेरे पैसे ज़ाया, बाद में कॉलेज कहाँ वापस करता है। तो 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं मायूस होकर मैं फिर सेल्फ पे पढ़ता रहा कि ये फ़ाइनल जो है ना, ये इसकी क्लासें मुझे कभी वारा नहीं खाती, जब पैसे दो मुझे दूसरे शहर भेज देते हैं। तो इधर फिर हमने कम्बो एक कंबाइंड वो भी निकाला है
वो कंबाइंड इस तरह से है कि आप फिज़िकल क्लास में भी एनरोल्ड हैं और उस क्लास का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके पास अवेलेबल है। इसमें ज़ाहिर है कॉलेज की दिक्कत और ख़र्चे वगैरह ज़्यादा हैं, तो फिर हमने किया ये कि बजाय इसके कि ये मॉड की कीमत बढ़ाते, हमने इस मॉड पे अपनी असल वाली प्राइस ला के खड़ी कर दी और पीछे वाले मॉड्स को सस्ता कर दिया। कि किसी ने खाली फिज़िकल लेना है तो उसकी फ़ीस पता नहीं, वो ब्रोशर एक तो मतलब सुबह मैं कैफ़ वालों को फ़ीस बता रहा होता हूँ तो शाम की फ़ीस जो है ना वो आगे पीछे। तो फिज़िकल मॉड और रिकॉर्डेड मॉड सस्ते हैं और जो कम्बो है जिसमें दोनों इकट्ठे मिल रहे हैं ये महंगा है। आप जिस भी मॉड में आ रहे हैं आपको स्टडी मटेरियल कॉलेज की तरफ से मिलेगा। ये चीज़ हमने तय की है कि जब तक हो सका इस कॉलेज में हम पहले ही दिन से प्लान कर रहे हैं कि स्टडी मटेरियल का ख़र्चा बच्चे के ऊपर ना आए, किताबें हमारी तरफ से मिला करें। तो अल्लाह करे हम इसमें देर तक जो है वो कोशिश करते रहे, कम से कम स्टार्टिंग के बैचेस तक तो हम अपनी इस नीयत से चल सकते हैं, पर बाद में हो सकता है कि पता लगे जी वो बच्चे मिसयूज़ करते हैं, फ़ायदा कोई नहीं और वो इस तरह से करके। तो अक्सर बच्चे तो आके कहते हैं जी वो एक काम करें किताब कितने की है, मुझे उतना डिस्काउंट दे दें। तो हम कहते हैं भाई ऐसा नहीं है कि आपकी फ़ीस में किताब के पैसे हैं, ये किताब हमारी तरफ से गिफ्ट है। तो वो ऐसा नहीं है कि उस गिफ्ट हमने उसकी को प्राइसिंग के साथ ऐसे खेला था कि अच्छा 800 की किताब है, 1100 की किताब है। ये किताब हम चाहते हैं कि हम बच्चों को साथ में दें और उसके बाद भी हम एक बड़ी मुनासिब फ़ीस के साथ हैं। तो ये कम्बो है जो कि अक्सर लोगों को पसंद होगा, अपनी सुस्ती को ज़हन में रखते हुए। और हमें भी समझ आ गया कि फ़िज़िकल दिखा के इसमें एडमिशन कर लेंगे, बच्चा पैसे ज़्यादा दे देगा क्योंकि उसने फ़िज़िकल बीच बीच में गायब हो जाना है। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आप लोग फ़िज़िकल में मत गायब हो, आप फिज़िकल साथ साथ एंड तक लेके चलते रहें तो बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी ही हमारी अच्छी क्लास चल सकती है। एसपीएम को अब कैसे लेके चलना है, करना क्या एसपीएम के साथ? स्टेप 1 होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले क्लास में एक चीज़ समझनी है और नहीं समझ आया मुझे जाने नहीं देना। मैं कहूँगा जी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में ये फ़र्क होता है। वो भाई कहेंगे नहीं सर ये आपने कैसे फ़र्क बता दिया, ये तो ऐसे है ये ऐसे है। ये भाई कहेंगे सर सिलेक्शन में ये 2 एक्स्ट्रा बातें होती हैं रिक्रूटमेंट में। तो जब तक यहाँ पे हमारी क्रॉस डिस्कशन ख़त्म ना हो, हम इसमें क्लियर ना हो कि क्या डिफरेंस है, किस तरह से, हमने क्लास नहीं छोड़नी। अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले, रेगुलर क्लासेस लेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उसके फ़ौरन बाद जो मैंने पढ़ाया होगा आप अपनी किताब में देखेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको जो किताब मिले, मेरे पास स्लाइड्स तकरीबन वहीं से निकली हुई हूँ। ज़्यादा स्लाइड्स पे मैंने थोड़े से रंग शंग ज़रा लगा दी हूँ, थोड़ा सा उसका फॉर्मेट बदल दिया हो, लेकिन 80 to 90% ऑफ द कंटेंट जो आपके हाथ में किताब है वो स्लाइड्स पे चल रहा हो, ताकि आप घर जाके फिर कम से कम क्लास में हवा में जो हुई हुई बात है उसको किसी कागज़ पे रेजोनेट कर सकें। तो रेगुलर क्लास लेंगे और उसके बाद एसपीएम की जो किताब है, जो मेरी किताब है वो यूज़ कर सकते हैं। आईकेप की किताब यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस वक्त मुझे कोई दुख नहीं है कहने में कि आप मेरी किताब यूज़ कर लेंगे। पहले मुझे शर्म आती थी कहते हुए कि कहीं बच्चा सोचे कि जी टीचर कह रहा है कि मेरी किताब खरीदो। तो अगर वो किताब कॉलेज की तरफ से आपको मिल रही है तो मैं ओपनली कह सकता हूँ कि आप आईकेप की किताब को इग्नोर कर सकते हैं। आईकेप की किताब लंबी चौड़ी एग्जाम्पल्स के साथ एक बात समझा रही होती है। अगर वो बात आपको क्लास में समझ आ गई है तो बस उस किताब को पकड़ें जिसमें टू द पॉइंट उसकी छोटी छोटी बुलेट्स है। मैंने आईकेप की किताब पकड़ के उसको शॉर्ट बुलेट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसके बाद उस सब्जेक्ट को रिटेन करना, चीज़ों लेके चलना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा। गूगल, जहाँ किसी कॉन्सेप्ट पे फंस गए कि ये क्या है वो क्या है, फ़ौरन से गूगल कर लिया। अब तो क्लास में बैठे बैठे गूगल हो जाता है। तो अटकना नहीं है, जहाँ फंसे आपने फ़ौरन से सर्च कर लेना है। समझना है तो ये पहला स्टेप है। समझ आ गई, अगला स्टेप क्या है? माइंड मैप्स, लेक्चर्स के हैंडआउट्स जो आपके पास किताब की फॉर्म में मौजूद होंगे। यानी जब किताब नहीं होती थी तो हैंडआउट्स मिलते थे। अब हैंडआउट्स बेसिकली वही हैं जो आपकी किताब से निकला हुआ कंटेंट है। तो लेक्चर सुन लिया, अब घर जाके आपके पास एक नक्शा है किताब का, वो आपके माइंड मैप्स हैं। उसी में वो सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वो सारे नोट्स बने हुए हैं। आप बड़े आराम से उसको तैयार कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाएं तो वो तो सबसे खूबसूरत बात है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन बहुत ही अच्छा हो अगर आप अपने नोट्स खुद से बना लें। ये सारे स्टेप्स आपको लिखे हुए भी मिल जाएंगे, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। ये हैंडआउट्स में चीज़ें कवर हो जाएंगी। जी स्टेप 2 माइंड मैप। स्टेप 3 बेसिक असेसमेंट। आपने चैप्टर समझ लिया, वेरी गुड। आपने किताब उठा के देख ली, सुपर गुड। अब क्या आपको इतना समझ आ गया कि आप पास पेपर देख के समझ सकेंगे वो क्या पूछ रहा है? आइडियली हर चैप्टर के एंड पे पास पेपर दिए होंगे जो आपको किताब मिलेगी। आपने 2/3 क्वेश्चन उठाने हैं, उनको पढ़ना है,
अपने दिमाग में एक जवाब बनाना है और फिर उसके सॉल्यूशन को देखना है। ये स्टेप इसी तरतीब में मज़ा देते हैं। पढ़ना है, दिमाग में जवाब बनाना है, फिर मैच करना है। अक्सर 2 और 3 मिक्स हो जाते हैं। बच्चा पढ़ता है, फिर जवाब देखता है, फिर जहन में जवाब बनाता है, तो वो अपनी क्रिएटिविटी मर जाती है। तो एट एनी गिवन टाइम इस क्लास का एक फ़ायदा ये होना है कि हमने इसमें सीखना है, समझना है, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कॉलेज चेंज होने की वजह से, फिज़िकल इतने अरसे से गायब था, दोबारा फिज़िकल अनाउंस होने की वजह से, कि एक बड़े मुनासिब साइज़ की क्लास मेरे सामने मौजूद है। मतलब मैं बड़े अरसे बाद इस साइज़ के कमरे में पढ़ा रहा हूँ, जिस साइज़ के कमरे में जो है वो चंद कदम लेके फ़ौरन से कमरा ख़त्म भी हो जाए। तो मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट करूँ, और कॉलेजेस की कमर्शियल मजबूरियाँ होती थी कि धड़ाधड़ बच्चे भर के वो कर देते थे। चूँकि पहली फाइनल है, ऊपर से मौसम भी सर्दियों का है, और ऊपर से लोग ऑनलाइन की तरफ इतना शिफ्ट हो गए हैं कि उनको क्लास में आना भी दिक्कत लगता है। तो एक मुनासिब साइज़ की क्लास के साथ आप सबकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, यानी एक क्लास में हो सकता है आप में से हर बंदा 5-5, 6-6 दफ़ा मेरे सवाल का रिस्पॉन्स दे रहा हो। तो ये एक मज़ेदार काम रहेगा। कोशिश करना है कि आप लोग बीच में मिस ना हो। तो इतनी आइडियल अंडरस्टैंडिंग, इतनी आइडियल लर्निंग किसी और टाइम पे नहीं हो सकती थी, जो इस वक्त इत्तफाकन किस्मत की वजह से खुद ब खुद सारे वो जो सितारे हैं वो एक लाइन में आ गए हैं, और उस एक लाइन में आपको मैक्सिमम अच्छा लेक्चर मिल सकता है। 70 to 80% मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता तो आप स्टेप्स को रिपीट करें, ऊपर के स्टेप्स। या अंडरस्टैंडिंग में मसला है या मैप नहीं बना हुआ। अगर आपको समझ भी सही आई हुई है और आपके किताब से भी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि आप सवाल पढ़ें और आपको पता ही ना लगे कि क्या हुआ है। मैं 100% मैचिंग की बात नहीं कर रहा, 70 to 80% मैच करना चाहिए। फिर अगर मैच नहीं कर रहा तो आपने मुझे क्लास में अगले दिन कहना है, सर मैंने ये सवाल देखा, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, ये क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। चूँकि ये SPM है, तो दिस कैन हैपन कि एक सवाल के 15 तरह से जवाब हो, अलग अलग तरीके से। उन्होंने ओपिनियन मांगा, बताओ आप क्या करोगे, तो ये वाले भाई कुछ और सोच रहे हो, वो कुछ और सोच रहे हो। किताब ने बहरहाल कोई एक सोल्यूशन देना है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं उसमें मदद कर दूं। मैं कहूँ जी आप अगर इन पैरामीटर्स पे सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा वो है। बेसिक असेसमेंट हो गई, देन फाइनल असेसमेंट। 1/3 सवाल जो आपने रखे हुए थे, छोड़ दिए थे, जब आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए और जब आप फाइनल प्रेप कर रहे हो तो एक चैप्टर तैयार करना है, उसके वो 2/3 सवाल फिर से देखने हैं, उनके सोल्यूशन फिर से देखने हैं। वो जो 1/3 सवाल बचाए थे उनको लिख के करना है। सवाल सामने, आपने कागज़ पे लिखा, और अब अपने किसी दोस्त के साथ एक रूटीन बना ली, यार मैं हर सैटरडे को तुम्हें लिख के दिखाया करूँगा। हर सैटरडे को 3 सवाल आपने उसे लिख के दिखा दिए, 3 सवाल उसने आपको लिख के दिखा दिए। एक दूसरे के सवाल देखिए, एक दूसरे को जुगते मारी, उसको कहा यार ये देखो ये कितनी बोंगी मारी है, तुम्हें नहीं पता शुरू वाला कैपिटल लिखना होता है, वो इस तरह। जब आप उस पर एतराज़ कर रहे होंगे ना, तो अपनी गलतियाँ भी पता लगेंगी। और जिन सवालों पे इस तरह की डिबेट हुई होगी वो कॉन्सेप्ट हमेशा जहन में रहेंगे। तो ये बड़ी मज़े की स्टेज है कि आप 1/3 को लिख के करें। इस लिखने वाले स्टेप में अगर आप 55 नंबर तक भी पहुंच रहे हैं तो दैट इज़ ओके, 55% तक। इन सब के बाद एंड ऑफ सेशन पे एक सुपर फाइनल असेसमेंट। हर चैप्टर करने के बाद उसके पास पेपर भी समझ आ रहे हैं और आप लिख रहे हैं, तो लिखने में 55-50% नंबर भी ले रहे हैं, ओके। अब इकट्ठे 20 चैप्टर्स सामने आ गए तो क्या करेंगे? हमने क्या करना है, पिछली 2 अटेम्प्ट्स को मॉक कंसिडर करना है। कोशिश करना है कि पिछली 2 अटेम्प्ट्स के सवाल आप कभी भी हाथ से ना करें। मैं अपनी किताब, अभी किताब प्रिंटिंग में गई हुई है सेशन की, तो किताब जब आएगी तो उसमें जो वेरी रीसेंट पेपर है उसका सलूशन नहीं दिया हुआ, उसको एंड पे मॉक के तौर पे डाला होगा। जब आप सारी तैयारी कर लेंगे और एंड पे प्रैक्टिस करनी होगी तो उसका सलूशन मत देखिएगा, उसको अपने हाथ से लिख के करें। एक मॉक कॉलेज आपको दे देगा, एक मॉक जो है वो आपको रीसेंट पेपर ICAP का, भाई मॉक उस लेवल का होना चाहिए जैसे ICAP का पेपर, तो वाई नॉट ICAP का ही पेपर। उस पेपर को हम आज से लेके पेपर वाले दिन तक उसकी शक्ल ना देखें। और मीनवाइल अगर आपको 1-2 और पेपर मिल गए, आपका साल बाद पेपर है, 1.5 साल बाद अटैम्प्ट है, तो उस दौरान जो मिलते गए इकट्ठे करते गए कि ये मेरे मॉक्स हैं, ये ICAP लेवल का पेपर और इसका सोल्यूशन भी ICAP लेवल का है। तो वो मॉक इज़ सुपर फाइनल असेसमेंट। अगर ये इस तरतीब में हम अपनी स्टेजेस कर रहे हैं तो बिलीव मी हम बड़े अच्छे तरीके से SPM को लेके चल सकते हैं। तो इसमें हमारा जो मोड ऑफ इंट्रैक्शन है वो 2 वे हुआ करेगा ज़्यादातर। और वेरी गुड, टाइप योर क्वेश्चन इन क्वेश्चन टाइप। वो भाईजान निकल आए हम ऑनलाइन क्लास से, ठीक है जी, ये जुमला गैर ज़रूरी है। थैंक्स, आपने बड़ी पेशेंस से, बड़े हिम्मत से, बड़े हौसले से सुना। हमारा जो मॉड है उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। हम SPM का सब्जेक्ट पढ़ने इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बारे में बड़ा कुछ पढ़ेंगे। मेरा एक सवाल है कि ये मैनेजमेंट से क्या मुराद है?
व्हाट इज़ मैनेजमेंट? ओवरऑल जैसा एचआर की मैनेजमेंट टेक्निक्स अभी आप बता रहे थे कि हमने आगे इसमें डिस्कस करनी है, और ठीक है, किस तरह की तो मैनेजमेंट क्या है, एक स्टूडेंट के लिए मैनेजमेंट क्या है, एक इदारे के लिए मैनेजमेंट क्या है? मैं कहूँ हमारे इदारे में बड़ी अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो क्या चंद वर्ड जहन में आते हैं? व्हाट इज़ मैनेजमेंट? क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट है। इसमें मैनेजमेंट है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके आप ऑब्जेक्टिव अचीव रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिया जाए। और कोई वर्ड जो मैनेजमेंट में? डेली अफेयर्स को स्मूथली डेली अफेयर्स को स्मूथली चलाना मैनेजमेंट है। क्या है मैनेजमेंट? प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, ये मैनेजमेंट है। होने चाहिए, गोल्स अचीव होने चाहिए, चेक्स होने चाहिए, कुछ कहाँ चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए, ये देखने के लिए कि कहाँ मार खा रहे हैं हम, आज कहाँ खड़े हैं, हमें जाना कहाँ पे है। रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज़ करना, इसका मतलब है प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलना, ट्रैक करना, साथ साथ देखना हम कहाँ खड़े हुए हैं, चीज़ों को अच्छे वे में चलाना, लोगों को गाइड करना, ट्रेन करना, दिस ऑल इज़ अबाउट मैनेजमेंट। तो इस सारे सिलेबस में जो की कोर वर्ड है ना वो मैनेजमेंट है। हम एचआर के एरिया में देख रहे होंगे कि एचआर को कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग के एरिया में देखेंगे मार्केटिंग किस तरह से मैनेज करनी है, ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना है, आईटी को कैसे मैनेज करना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करना है, इंटरनल प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करना है, कंपेटिटर्स को कैसे मैनेज करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो दिस पेपर इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ रट्टा मारेंगे तो समझ आएगी, एक वर्ड को समझना है, एक इदारे में अपने आप को सोचना है, यानी कि बीच में स्ट्रेटजीज आएंगी तो मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगा कि हाँ भाई ये एग्जांपल है, ये 2 ऑप्शन है, बताएं आप क्या करेंगे। मैं अपनी एग्जांपल दे दूंगा कि ठीक है हम एक इदारे में खड़े हैं, मुझे गाइड करें, मुझे ये वाली स्ट्रेटजी करनी चाहिए, ये स्ट्रेटजी करनी चाहिए। तो आप फिर खुद कहेंगे नहीं नहीं सर अभी इस वक्त बजट नहीं है आपके पास, ये हल्की वाली स्ट्रेटजी की तरफ जाएँ, उस स्ट्रेटजी की तरफ मत जाएँ। तो हम थोड़ा सा कोशिश ये करना है कि आप क्लास में इन रहें ज़्यादा से ज़्यादा। इस क्लास का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब आप इसमें डेली एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और इसकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं है कि जो आपको बड़ा ज़्यादा आवाज़ार कर दे। तो बातों बातों में मैंने एक टॉपिक भी डिस्कस कर दिया मैनेजमेंट, जो एक सफ़े पे लिखा हुआ है बाकायदा, एक सफ़े पे। कैफ़ की बातें याद हैं कुछ? हम कुछ कैफ़ की बातें वगैरह भी करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट याद है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक थ्योरी होती थी। आईके अपने पता है क्या किया, बीएमबीएस का पेपर ख़त्म कर दिया और फिर बहुत रोया उस रात कि ये मैंने क्या किया। फिर उसमें से कुछ 3.5 चैप्टर उठा के एसपीएम में डाल दिया, और जिस जिस चैप्टर को जहां वो भारी कर सकता था उसने भारी करने की कोशिश की। तो जो चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे उसमें आपको पहले वो 6-7 थ्योरियाँ याद कराएगा जो आपने बीएमबीएस में पढ़ी थी। ऑनलाइन क्लास में बड़ा आसान सा काम होता था। हम पहले महीने सीए फाइनल नहीं पढ़ाते थे, पहले महीने में मैं आईकेप में रिवीजन क्लासेस कराई थी बीएमबीएस की, बड़ी थॉरो किस्म की। मैं वो रिवीजन क्लासेस उठा के उन्हें दे देता था कि भाई आपने पहले महीने बस सिर्फ इतना देखना है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई का माहौल बनाए, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी आदत बनाए, और एक दफ़ा ज़रा अपनी पुरानी वाली बातों को दोहरा के आएँ। जब वो पढ़ने के बाद देखने के बाद वापस आते थे तो बड़ा मज़ा आता था। उसके बाद हम कम टाइम में ज़्यादा तेज़ी से पढ़ लेते थे। तो इस टाइम पे चूँकि फिज़िकल क्लास है तो मैं साथ साथ आपको कैफ़ वाली बातें थोड़ी थोड़ी सी दोहराता रहूँगा, और बीच में अगर मौका मिलेगा तो कुछ रिकॉर्डेड में भी आपसे कंटेंट शेयर कर रहा हूँगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग रिकॉर्डेड वाले उसमें हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्लास में ज़रा उसको दोहरा रहे होंगे साथ साथ। कोई सवाल हमारे पैटर्न से रिलेटेड, हमारी अप्रोच से रिलेटेड, हम क्या करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, हम कितने अरसे में सिलेबस ख़त्म करेंगे, क्या वो होगा, मुझे बताइए। हम कितने अरसे में सिलेबस ख़त्म करेंगे। रमज़ान हमारे ऊपर थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि रमज़ान में आप लोगों की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। हर फर्म का अपना एक टाइम टेबल है, और फिर क्या होता है कि उसमें 6 बजे के बाद बड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। पुराने ज़माने में जब हम पढ़ा करते थे और मैं जब इनिशियली पढ़ाया करता था तो उस वक्त बच्चे होते थे जज्बाती, जोशीले। रमज़ान में सहरी के बाद क्लास होती थी 3 घंटे की, और बच्चे पढ़ते थे, बड़ा हैप्पी होकर पढ़ते थे। बट उसके बाद बड़े सारे तजर्बे किए, बच्चों ने कहा सर सहरी के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो ऐसे करके। अच्छा, रोज़े भी इस तरह से आना शुरू हो गए कि लोगों को फ़ायदा नज़र आता है कि सहरी तक जागें और सहरी करके और सो जाएं। तो रमज़ान में हमारी क्लास 1-1.25 घंटे से श्रिंक होके 1 घंटे पे चली जाएगी, और हो सकता है 3 डेज़ के बजाय हम 2 डेज़ पे कर लें अगर आप लोगों की रूटीन में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि 6 बजे के बाद तो वैसी इफ्तारी का तेज़ी आ जाएगी। तो शायद हम लोग
4 से 5 या 5 से 6 टाइप का कोई एक टाइम हमें तय करना होगा। तो रमज़ान इज़ अ मंथ जिसमें हमें लग रहा है कि हमें वो 4 हफ्ते थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। अभी से लेके मैंने मार्च की 23-24 तक काफ़ी तेज़ फ्लो में, जब हमारे फुल रेगुलर वो चल रहे हैं, हम तेज़ी से कवर करते रहेंगे। रमज़ान में थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा काम। मई की 5 या 6 तारीख इज़ द मैक्स, हमने इंशाल्लाह अपना सिलेबस ख़त्म कर देना है। क्योंकि एक तरीका ये होता है कि हम एक दिन क्लास करें 3.5 घंटे की, वो मुझे भी सूट करती है, शायद आपको भी सूट करती है, लेकिन दिमाग को सूट नहीं करती। एक दिन में ना इतना पढ़ें तो वो सिर्फ आवाज़ार हो जाता बंदा, क्योंकि आप सिर्फ क्लास थोड़ी ले रहे हैं, आप तो फर्म में भी पता नहीं कितना तंग हो रहे हैं, जॉब्स पे भी कितना तंग हो रहे हैं। तो हम हर दिन लाइट सा पढ़ेंगे। 1.25 घंटा इज़ नॉट दैट मच हैवी जो आपको बॉदर करे, और इतना कम नहीं है कि मैं आपको कुछ पढ़ा ना सकूँ। तो ऐसे में हम हर हफ्ते 3-3 सेट के साथ क्लास करते जाएंगे। स्मूथली हमारी क्लास आगे बढ़ती जा रही होगी। पेस बहरहाल हमारा तेज़ होगा, यानी आपको शायद उतना टाइम नहीं मिल रहा होगा कि आप घर जाके उसको बहुत अच्छी तरह से दोहरा सकें, बहुत अच्छी तरह से याद कर सकें। हाँ, इतना ज़रूर मिलेगा कि आप ओवर वीकेंड हमने पूरे वीक जो पढ़ा है उसको एक दफ़ा देख के एक मैप बना लें कि हाँ भाई इस वीक सर ने ये 3 लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें कवर करवाई हैं। नॉर्मली 1 डे अ वीक के साथ जब क्लास होती है तो 16 लेक्चर्स होते हैं। 2 डेज़ अ वीक के साथ क्लास होती है तो 32 के करीब लेक्चर होते हैं। 3 डेज़ अ वीक के साथ होती है तो 48। तो तकरीबन उसमें थोड़े बहुत प्लस माइनस करके आई कैन से कि 50 के आसपास के लेक्चर्स में हम लोगों ने सिलेबस इंशाल्लाह ख़त्म करना है। दिस मीन्स के 20 चैप्टर्स के लिए हमें तकरीबन औसतन 2.5 दिन मिलते हैं। शायद आसान मतलब ये है कि पर वीक एक चैप्टर, और अगर कोई छोटा चैप्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो